जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है फर्ज। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। काव्या नाश्ते की तैयारी कर रही थी। बाहर ड्राइंग रूम में रखा उसके पति का फोन लगातार बज रहा था। वह समझ गई पतिदेव बाथरूम में है। अगर कोई बार बार फोन कर रहा है तो जरूरी काम ही होगा। यह सोचकर वह बाहर आई तो उसने देखा कि फोन पर उसकी ननद का नाम आ रहा था। अरे यह फ़ोन नहीं उठा रहे तो दीदी मेरे फ़ोन पर कॉल कर लेती। ऐसी क्या ज़रूरी बात है जो केवल अपने भाई से ही करना चाहती है। यह सोचते हुए काव्या ने फ़ोन रिसीव कर लिया। हेलो। दूसरी तरफ से ननद हेमा बोली, हाँ हेलो, राहुल कहाँ है? इतनी देर से फ़ोन मिला रही हूँ। काव्या ने कहा, दीदी नमस्ते, आपके भैया नहा रहे हैं इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाए। कोई ज़रूरी काम था क्या? ननद बोली, हाँ ज़रूरी बात थी। रीना का रिश्ता पक्का हो गया है। 10 दिन बाद ही शादी है। भैया को बता देना। कैसे, कहाँ से, इतनी जल्दी? काव्या ने एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले तो ननद ने जवाब दिया, मैं कल आ रही हूँ, घर पहुँचकर ही सब बताऊंगी। अच्छा अभी फ़ोन रखती हूँ, बहुत सारे काम है। यह कहकर काव्या की ननद ने फ़ोन रख दिया। काव्या का पति राहुल नहाकर आया तो उसने राहुल को बताया तो वह भी बहुत हैरान हुआ। अगले दिन राहुल की बहन हेमा मायके आ गई। तब राहुल ने उनसे पूछा, दीदी ऐसे अचानक इतनी जल्दी शादी कैसे? आपने तो खबर भी नहीं दी कि रीना के रिश्ते की बात चल रही है। हेमा बोली, अरे बताती तो तब ना, जब कुछ हो जाता। बस बात ही चल रही थी। लड़का लड़की ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर फोन पर ही बात हुई। उन्हें रीना पसंद आ गई, हमें लड़का पसंद था। राहुल बोला, चलो यह तो अच्छी बात है, लेकिन दीदी आप शादी थोड़ा रुक कर लेते, सब आराम से हो जाता। अभी तो बाजार भी अच्छे से नहीं खुले हैं, रीना के लिए सामान जुटाने में दिक्कत आएगी। हेमा ने कहा, लड़के वाले मान ही नहीं रहे, कह रहे हैं यह सब तो लंबा चलेगा, शादी को कब तक टालेंगे? तो जीजाजी और मुझे भी सही लगा। ठीक है, मेहमान भी कम आएंगे, खर्चा भी कम होगा। इस समय तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता, फिर क्यों ऐसे सुनहरे मौके को हाथ से जाने दिया जाए? राहुल बोला, चलो दीदी जैसा आपको ठीक लगे। अब हेमा मेन मुद्दे पर आई। अच्छा भाई, तुम्हें तो पता ही है कि शादी को अभी 10 दिन ही रह गए हैं। मैं दोबारा नहीं आऊँगी। मेरी तरफ से आज ही तुम सबको शादी का न्योता है। भात की रस्म भी अभी निभा ली जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस किस के कपड़े और क्या क्या लेकर आना है। बहन की बातें सुनकर राहुल बोला, दीदी लॉकडाउन अभी खुला ही है, सब कुछ पटरी पर लौटने में समय लगेगा। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, तो क्यों ना हम शादी में कपड़ों की जगह कैश दे दें? नाराज होते हुए हेमा बोली, कैसी बात कर रहा है तू? नाक कटवाएगा क्या मेरी? ससुराल में सब तरह की बातें बनाएंगे। राहुल बोला, दीदी इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आजकल का माहौल तो आपने देखा ही है। मुझे लगता है कि इस बात में कोई बुराई नहीं है। सबको पता है कि संकट अभी टला नहीं है, इस बार मजबूरी है। फिर आप कह भी रही हैं कि शादी में गिने चुने रिश्तेदारों को ही बुला रही हैं, तो सबको आराम से समझाया जा सकता है। हेमा नाराज होते हुए बोली, रिश्तेदार तो कम ही आएंगे, लेकिन रस्में तो सभी निभाई जाएगी। सभी देखते हैं कि भात में क्या क्या सामान आया है। बहन की नाराजगी और बात को बढ़ती देख राहुल ने कहा, अच्छा ठीक है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे, हम सामान ही दे देंगे, आप लिस्ट बनवा देना। राहुल के दोनों बच्चों को जैसे ही पता चला कि बुआ के यहाँ शादी है, वह खुश होते बोले, बुआ हम भी रीना दीदी की शादी में आएंगे, खूब मस्ती करेंगे। हेमा ऊपरी मन से बोली, क्यों नहीं, लेकिन राहुल तुझे तो पता है ना, 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तू तो मेरा अपना भाई है, समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और राहुल उदास मन से बोला, ठीक है दीदी, मैं समझ गया, आप बेफिक्र रहें। शादी वाले दिन राहुल के बच्चे फिर से साथ चलने की जिद करने लगे तो राहुल बोला, नहीं बेटा, आपको तो पता है ना, टीवी में रोज बताते हैं कि लिमिटेड लोग ही शादी में जा सकते हैं। अभी कोरोना का डर है, आप तो बहुत समझदार हो, इसलिए जिद मत करो। यह सुनकर राहुल का बेटा बोला, पापा ठीक है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप बुआ के घर से हमारे लिए खूब सारी मिठाई जरूर लाना। दोनों बच्चे मन महसूस कर रह गए। शाम को राहुल जैसे ही घर वापस आया तो दोनों बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए और अपने पापा को खाली हाथ देखकर बोले, पापा हमारी मिठाई कहाँ है?
राहुल बात को टालते हुए बोला, वह बेटा तुम्हारी बुआ बहुत बिजी थी, देना भूल गई। मैं कल मार्केट से आप दोनों के लिए बहुत सारी मिठाई लेकर आऊँगा। दोनों बच्चे नाराज हो गए और अपने कमरे में चले गए। रात को काव्या ने राहुल से इस बारे में बात की तो वह आंखें चुराते हुए बोला, शादी का घर है, इतने सारे काम होते हैं, दीदी भूल गई होंगी। इतनी सी बात के लिए क्या मैं उन्हें बार बार याद दिलाता? हम तो उनके अपने हैं। यह सब तो छोटी मोटी बातें, इन्हें इतना तुल नहीं दिया करते। काव्या के शब्दों में कड़वाहट थी। राहुल मुझे बच्चों की तरह मत बहलाओ। जब आप आए तब रीना विदा हो चुकी थी और फिर घर में चाहे कितने भी काम हो, एक बहन अपने भाई को कैसे भूल सकती? क्या उन्होंने सभी मेहमानों को खाली हाथ भेज दिया होगा? नहीं ना। यहाँ उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तभी तो अपनी मनमर्जी चलाती हैं। आप बुरा मानो चाहे भला, दीदी को हमारे सारे फर्ज याद रहते हैं, लेकिन अपना उन्होंने आज तक एक भी फर्ज नहीं निभाया। सुनकर राहुल कुछ नहीं बोला। वह भी काव्या की बात से सहमत था। उसे भी पता था कि काव्या सही कह रही है। 1 महीने बाद रक्षाबंधन पर हेमा आई। बातचीत करते हुए काव्या को लगा कि उसकी ननद हेमा कुछ नाराज सी है। कुछ समय तो वह चुप रही। चाय नाश्ता होने के बाद राहुल ने राखी बंधवाई। खाना खाने के बाद काव्या और उसकी ननद हेमा आराम से बैठी थी तो काव्या ने पूछा, और दीदी सुनाओ, लगता है आपकी शादी की थकावट अभी तक नहीं उतरी। चेहरा कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हेमा नाराजगी भरे स्वर में बोली, तुम्हें सब कुछ मुझे देखकर ही याद आता है। वैसे तो कभी हालचाल पूछने आते नहीं। अभी मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ कि तुमने मेरे 30 त्योहार देने भी बंद कर दिए। काव्या बोली, दीदी कौन सा त्योहार? हम तो आपका हर त्योहार समय पर पहुँचा देते हैं। हेमा बोली, अच्छा इतनी जल्दी भूल भी गई। इस बार तुमने मेरा तीज का सिंधारा नहीं पहुँचाया। मेरी सभी देवरानी जेठानी का आया था, यहाँ तक कि मेरी सास का भी, और एक मैं जिसका कोई अपना नहीं। मुझे तो मेरे पीहर वाले भी भूल बैठे हैं। एक बार को तो सोचा था कि फ़ोन करके आपको याद दिला दूं, फिर यह सोचकर चुप रह गई कि जब तुम्हें ही अपने फर्ज याद नहीं तो मैं स्वयं क्यों याद दिलाऊं। काव्या बोली, दीदी आज तक हमने हर फर्ज निभाया है। इस बार हालात ऐसे ही थे। आप तो जानती हैं कि कोरोना में सबकी आर्थिक स्थिति डमाडोल है। आपके भाई ने 1 महीना पहले तो भात भरा था। हमने सोचा कि इस बार तीज का सिंधारा जब आप राखी बांधने आएंगे तो उसी समय दे देंगे। वैसे भी खर्चा बहुत हो गया था। दीदी आपको अपने भाई के हालात समझने चाहिए। दीदी, बेटियां अपने मायके की 100 बातें छुपा जाती है और आप इतना कुछ करते करते भी हमारी धज्जियां उड़ा रही हैं। वैसे माफ़ करना दीदी, क्या सारे फर्ज भाई भाभीियों के लिए ही होते हैं? आपका कोई फर्ज नहीं बनता। शादी में जब आपका भाई लौट रहा था तो आपको मिठाई देना भी याद नहीं रहा। रिश्तेदारों का पूरा पूरा परिवार शादी में आया हुआ था। हम ही 50 लोगों की लिस्ट में शामिल ना हो सकें। जब करके भी इतना कुछ सुनना पड़ता है तो इससे अच्छा तो जेठ जेठानी जी हैं जो आपका हालचाल भी नहीं पूछते और फिर भी आपको उनमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। काव्या की तेवर देख ननद का स्वभाव ठंडा पड़ गया और वह बोली, अरे नाराज क्यों होती हो भाभी? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। मिठाई तो मैं भैया को दे रही थी, पर अचानक से किसी ने मुझे कुछ काम में उलझा दिया। आपको तो पता है कि शादी के घर में कितने काम होते हैं। वैसे मैं मिठाइयाँ तो आज भी लाई हूँ। इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते। हेमा समझ चुकी थी कि बात बढ़ सकती है। उसकी एक भाभी जो उसका इतना आदर सत्कार करती है, अगर ज़्यादा नखरे दिखाएगी तो वह भी उसके हाथ से निकल जाएगी। काव्या बोली, दीदी बात मिठाई की नहीं है, फर्ज की है। आपको हमारे सारे फर्ज याद हैं, अपना एक भी नहीं। रिश्ते एक तरफा कभी नहीं निपटे। कभी कभार अपने मायके की आर्थिक स्थिति को समझने का प्रयास भी करना चाहिए। जीवन में ठंडा गर्म तो चलता रहता है। हर छोटी से छोटी बात को तुल देना सही नहीं होता। हेमा को समझ आ चुका था कि रिश्ते एक तरफ से नहीं निभाए जाते। आगे से उसने अपनी तरफ से अपना हर फर्ज निभाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।